गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है? क्या एकदम बढ़िया हैं आप लोग दोस्तों सभी? तो पशु परिचर भर्ती 2023 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट बी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। डेली शाम को आपके 7 बजे क्लास हो रही है और आज भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। तो डेली आपकी जो क्लास हो रही है ये 10वें नंबर की अपनी क्लास है, ठीक है। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अभी भी समय है कि आप कोर्स को परचेज करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट पशु परिचर का जो अपना कोर्स है दोस्तों वो 399 का है। 799 का अपना दोनों सेक्शन का कोर्स था, जिस पर भी यहां पर 399 का ही कोर्स मिल रहा है। अब तक की सबसे बड़ी छूट है, ना तो पहले कभी मिली है ना बाद में कभी मिलेगी दोस्तों। काफी बड़ा ऑफर है। इसमें ऑल आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, सभी वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी और 1 साल की कोर्स की वैधता है। तो दोस्तों आज 30 दिसंबर हो चुका है। आज और कल का आपके पास में समय है। अभी तक आपने कोर्स परचेज नहीं किया तो कोर्स परचेज करें और तैयारी शुरू कर दें। भैंस का नवजात बच्चा होता है, यह अपना पहला सवाल है आज की क्लास का। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि भैंस के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? लैम्ब कहते हैं, मेमना कहते हैं, चूजा कहते हैं या भैंस का बछड़ा कहते हैं? दोस्तों सवाल नंबर फर्स्ट का जो आंसर है, अब नॉर्मली अगर हम बात करें कि भाई भैंस का यहां पर जो छोटा बच्चा है उसे हम वैसे तो देसी भाषा में, हमारे गांव की भाषा में या आपके भी ज्यादातर जो है, जैसे कि अगर नर भैंस हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? पाड़ा बोलेंगे। अगर मादा यहां पर भैंस हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे? पाड़ी बोलेंगे। नवजात को भी वही बोलते हैं हम, और बड़े होने पर भी वही बोलते हैं, ठीक है ना। तो भैंस का यहां पर बछड़ा कहा जाता है। अगर टेक्निकल टर्म की अगर हम बात करें जो आपके साइंटिफिक है, तो यहां पर भैंस का नवजात बच्चा भैंस का बछड़ा हो गया। अब यहां पर गाय का जो बच्चा होगा उसको बछड़ा कहते हैं, जबकि भैंस का बछड़ा यहां पर कहा जा रहा है। तो गाय को क्या बोलेंगे? कल्प बोलेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें भेड़ के नवजात को क्या बोलेंगे? तो भेड़ के नवजात को लंब बोलेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो बकरी का जो नवजात है उसको क्या कहते हैं? तो उसको किड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको किड कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पाश्चरीकरण की प्रणाली के तहत दोस्तों किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। बताइए क्या आंसर होगा। अच्छा सवाल है भी कि किस टेम्परेचर पर आप दूध को 30 मिनट तक गर्म कर रहे हो। तो यहां पर टेम्परेचर होता है 63 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन डी यहां पर जो है आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट जो है आपको गर्म करना होगा। भेड़ के प्रजनन के लिए कम से कम जो है आयु होनी चाहिए 10 से 12 महीने, 12 से 15, 18 से 20, 8 से 10। तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर है 18 से आपके 20 महीने। कितना? 18 से 20 महीने इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 18 से 20 महीना। भेड़ के प्रजनन के लिए भेड़ का कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 18 से 20 महीने। यह प्रजनन की आयु है। यौवनारंभ की आयु वो अलग है, ये प्रजनन की आयु है कि भाई किस समय पर वो प्रजनन कर सकते हैं। तो 18 से 20 महीना, ऑप्शन सी यहां पर परफेक्ट होगा। एक विशिष्ट नस्ल के बैल को पीढ़ी दर पीढ़ी तक गैर वर्णित गायों पर अभिजात किया जाता है। इसको क्या कहेंगे? अंत प्रजनन कहेंगे, ग्रेडिंग कहेंगे दोस्तों, लाइन ब्रीडिंग कहेंगे या क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे? बताइए आंसर क्या होगा कि एक विशिष्ट नस्ल के बैल को पीढ़ी दर पीढ़ी गैर वर्णित गायों पर अभिजात किया जाता है। भाई विशिष्ट बैल क्यों है? क्योंकि एक उत्तम नस्ल का यहां पर बैल ले लिया आपने, उत्तम नस्ल का बैल ले लिया, ये बैल ले लिया, और पीढ़ी दर पीढ़ी आप किसी गैर वर्णित गाय पर इसको यहां पर जो है अभिजात करवा रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो उसको ग्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ग्रेडिंग कहते हैं। ऑप्शन बी यहां पर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से मवेशियों का कौन सा हाइब्रिड NDRI करनाल से विकसित किया गया है दोस्तों? किसे? NDRI यानी नेशनल डेयरी आपका जो है रिसर्च सेंटर की अगर हम बात करें या रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो करनाल हरियाणा के अंदर है। कहां पर है? करनाल हरियाणा के अंदर जो है आपके यहां पर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और यहां पर हाइब्रिड तैयार की जाते हैं, इन्हें हम संकर नस्लें कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संकर नस्लें इनको कहते हैं। अब यहां पर 2 संकर नस्ल, एक तो करण स्विस है, करण फ्राइज है। करण स्विस की अगर हम बात करें दोस्तों, करण स्विस की बात करें तो यहां पर जो आपका ब्राउन स्विस है, एक नौ नस्ल है आपकी ब्राउन स्विस, और ब्राउन स्विस के अलावा यहां पर हम क्रॉस करवाएंगे इसे साहीवाल से। किससे दोस्तों? साहीवाल से। तो जब आप साहीवाल नस्ल और ब्राउन स्विस में क्रॉस करवाओगे तो वो करण स्विस आपकी जो है नस्ल तैयार होगी। करण फ्राइज की अगर हम बात करें तो करण फ्राइज होलिस्टीन फ्रीजियन और थार पार्कर, आपके होलिस्टीन फ्रीजियन और थार पार्कर नस्लों में क्रॉस करवाओगे तो करण फ्राइज होगा। तो आंसर यहां पर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाता है। तो याद रखना मवेशियों का कौन सा हाइब्रिड NDRI करनाल से विकसित किया गया?
तो यहां पर एक तो करन स्विस नस्ल, एक करन फ्राइज। करन स्विस 2 नस्लों का संकरण है, ब्राउन स्विस का, साहिवाल का, जबकि करन फ्राइज 2 नस्लों का संकरण है, आपके जो हॉलिस्टिन फ्रीजियन एंड थारपारकर। परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, गोवंश की कौन सी नस्ल को दोस्तों मालानी कहते हैं? बताओ मालानी नस्ल किसे कहते हैं? अब गाय की नस्ल मैंने काफी बार आपको पढ़ाया है, यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल जाएगी, बाकी मैं फिर बता रहा हूं, अगर कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है तो ऐप से बेहतर कुछ भी नहीं है। 399 में आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं बता रहा हूं बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट, ठीक है। थार पारकर, थार को पार करने वाली, यानी आपके मरुस्थल को पार करने वाली जो यहां पर नस्ल है थार पारकर। वैसे इसका उद्गम स्थल पाकिस्तान है, लेकिन अपने ये पाकिस्तान के जो बॉर्डर वाले जो अपने जिले हैं उनमें पाई जाएगी। काकरेज, राठी एंड गिर, गिर गुजरात की नस्ल है, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 की अगर हम बात करें तो थार पारकर ही इसका आंसर है। इसी को हम मालानी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को मालानी कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहां पर परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की वह नस्ल जिसका तांबे जैसा रंग है। भाई जिस भैंस का तांबे जैसा रंग है उसे हम क्या बोलेंगे? बताइए। सूरती, महसाणा, भदावरी, मुर्रा। मुर्रा, ये चारों की चारों भैंस की सबसे बेस्ट नस्ल है। भाई 2 प्रकार की भैंस होती है। अगर हम गायों की बात करें, दोस्तों, गायों की नस्लों को 3 भागों में बांटा गया। एक तो ऐसी गाय जो दुधारू नस्लें हैं, जो दूध के लिए हैं। एक ऐसी गाय जो यहां पर दोस्तों दिव्य परियोजनी है। दिव्य परियोजनी का मतलब जो दूध के लिए भी जानी जाती हैं और इसके अलावा बोझा ढोने के लिए जानी जाती है। और एक आपके यहां पर जो है बोझा ढोने वाली जो है, जो काम करने वाली, ठीक है ना, इसको हम भारवाही नस्ल कहेंगे। क्या बोलेंगे? भारवाही नस्ल कहेंगे इसको। तो ये तीन प्रकार की नस्लें होती है, दुधारू नस्ल, द्विपरियोजनी नस्ल और भारवाही, ठीक है। यहां पर जो है थार पारकर, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर है। गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है, तो थार पारकर यहां पर राइट आंसर है, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 में राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी राठी दोस्तों, राजस्थान की कामधेनु नस्ल राठी गाय को कहते हैं, याद रखना। गिर गुजरात काठियावाड़ क्षेत्र की है, ठीक है। और अपने इसको गिर को क्या कहते हैं? अजमेरा। इसको अजमेरा कहते हैं और इसको रेंडा भी कहते हैं। ये गिर नस्ल को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की वह नस्ल जिसका तांबे जैसा रंग होता है। तो आपकी सूरती है, महसाणा है, भदावरी है, मुर्रा है। बताइए आंसर क्या होगा? बताओ दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें भैंस की वह नस्ल जिसका तांबे जैसा रंग है, तो सूरती, महसाणा, भदावरी, मुर्रा। मुर्रा की अगर हम बात करें, किसकी? मुर्रा की अगर हम बात करें तो मुर्रा आपको पता ही है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन क्षेत्रों में ये आपकी नस्ल पाई जाती है। मुर्रा दुधारू भैंसों में से मुर्रा, इसको दिल्ली बफेलो भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की नस्ल हो गई है। इसका क्लोन भी तैयार किया गया था। भदावरी आपके भदावर क्षेत्र, ये परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी भदावरी। तो यूपी का जो इटावा जिला है, इसको इटावा भैंस भी कहते हैं, क्योंकि यूपी के इटावा जिले की ये भैंस है, भदावर क्षेत्र की, तो भदावरी यहां पर हो जाएगी। और इसकी खास बात है कि इसका शरीर जो होता है तांबे जैसा, कॉपर का कलर का होता है। तो तांबे जैसा दोस्तों इस भैंस का रंग होता है। कैसा होता है? तांबे जैसा। सूरती की खास बात क्या है? सूरती खास बात, इसका जो सींग होते हैं, सींग जो होते हैं वो हसियाकार होते हैं। कैसे होते हैं? हसियाकार होते हैं। तो हसियाकार सींग होते हैं सूरती भैंस के। तो याद रखना, यूपी के भदावर क्षेत्र की जो आपके भदावरी भैंस है, तांबे जैसा रंग होता है इसका शरीर। तो ऑप्शन सी परफेक्ट है। नेक्स्ट, युवा चूजों के जीवन के प्रारंभिक भाग के दौरान देखभाल और प्रबंधन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रूडिंग कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं, हैचिंग कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। अच्छा सवाल है। सवाल नंबर दोस्तों 8 का आप लोग आंसर बताइएगा, जल्दी बताओ भाई। और सेशन को लाइक कर लो, जिनको क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं, सेशन को लाइक कर लें। विद्यार्थियों की संख्या बढ़नी चाहिए भाई क्लास में, बिल्कुल भाई। कम से कम 100 बच्चे तो लाइव रहने चाहिए। आप चाहते हो कि डेली ये क्लास चले, तो भाई 100 बच्चे तो लाइव होने चाहिए। अब पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन की, युवा चूजों के जीवन में प्रारंभिक भाग के दौरान देखभाल और प्रबंधन को किस यहां पर टर्म से हम इसको बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं ब्रूडिंग। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? इसको ब्रूडिंग कहते हैं। ऑप्शन ए ब्रूडिंग इसका परफेक्ट आंसर है। मुर्रा भैंस की वंशागतित्व क्या है? तो सवाल नंबर 9 का यहां पर आंसर करें हम लोग, तो 2 से 0.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से 0.3 हो जाएगा, मतलब 0.2 से 0.3 यहां पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दूध दोहनी की जो अच्छी विधि है, यह सवाल भी बहुत बार पूछा गया। अब बताओ, विलगन है, पूर्ण हस्त है, नतबंधन है, इनमें से कोई नहीं। ये भी मैंने आपको काफी बार पढ़ाया कि जब हम फ्रस्टिंग कहते हैं, उसको फ्रस्टिंग विधि मतलब है जो दूध को आप उंगली या अंगूठे, मतलब पूरा पूर्ण हस्त विधि। कौन सी? पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि सबसे बेटर है ये।
तो दूध धोने की सबसे अच्छी विधि, दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि है पूर्ण हस्त, जिसमें आपका इस प्रकार से अंगूठा यूज आता है। ऐसे आप थन में अंगूठा लगा के उसको दबा के ऐसे आप निकालेंगे, इसको पूरा हाथ यूज आता है एक तरह से, तो इसको पूर्ण हस्त विधि कहते हैं। तो ऑप्शन बी परफेक्ट है। कुक्कुट की चोंच को आंशिक रूप से हटाने को कहते हैं, बताइए। निमोर्चन, डबिंग, विचरीकरण, जिसको डिबिकिंग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। अब भाई जब हम बात करते हैं मुर्गों की, मुर्गियों की, कुक्कुट की बात करते हैं, ठीक है ना, पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं, तो उसमें जो चोंच होती है उनकी, तो आंशिक रूप से हटाने को क्या कहेंगे, चोंच को हटाना हो। या दोस्तों जैसे हम बात करते हैं पशुओं में, मवेशियों में या पशुओं में बात करते हैं, तो उनकी सींग की बात करते हैं। किन की बात करते हैं, सींग की। पक्षियों में चोंच हो गई और पशुओं में सींग हो गया, तो सींग को भी हटाया जाता है, उसको काटा जाता है या उसको छीला जाता है ना, तो उसको डिबर्मिंग कहते हैं, ठीक है ना, आपको पता ही है। और 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर विचचीकरण, यानी डीबिकिंग, क्या बोलते हैं उसको, डीबिकिंग। तो कुटकुट की चोंच को आंशिक रूप से हटाने को डीबिकिंग कहते हैं, याद रखना। टोंड दूध में वसा और इसके अलावा जो आपका SNF है वो कितना प्रतिशत है, बताइए। 3%, 3 और 8.5%, 1.5 से 9%, 2.5 से 8.7%, या 4.5 से 9.5%, कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परफेक्ट क्वेश्चन है कि टोंड दूध में वसा और SNF है, कितना है। तो यहां पर याद रखना आप लोग 3% से लेकर 8.5% है, इतना परसेंट ये होगा, यानी ऑप्शन ए यहां पर परफेक्ट है। रट या मस्ट जानवर की किस प्रजाति में मौजूद होता है, गाय में, भेड़ में, बकरी में, ऊंट में। 13 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, रट या मस्ट। देखो गाय में तो नहीं होता, भेड़ में भी नहीं होता, बकरी में भी नहीं होता, ऊंट में होता। ऊंट ऑप्शन डी। 2014 में राजस्थान में ऊंट को जो है आपके राज्य पशुधन का दर्जा दिया गया, राज्य पशु बोला गया। और ऊंट की अगर हम बात करें, 2 प्रकार के हैं, एक तो है आपके 1 कुबड़ वाला ऊंट, एक है आपके 2 कुबड़ वाला ऊंट। 1 कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, 2 कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस बैक्ट्रियंस। 2 कुबड़ वाले को बैक्ट्रियंस कहते हैं, जो आपके अरेबियन कंट्रियों में पाए जाएंगे, और जो आपके भारत में, नेपाल में, काठमांडू, इन क्षेत्रों में जो पाए जाएंगे वो आपके 1 कुबड़ वाले ऊंट होंगे। तो राइट आंसर से पाकिस्तान, नेपाल, इन सब में पाए जाएंगे, याद रखना। भैंस का सफेद दूध होता है, अल्टीमेट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट, बताइए आंसर क्या होगा। भैंस का दूध सफेद होता है कैरोटीन की वजह से, केराटिन की वजह से, कैसीन की वजह से, या खनिज की वजह से। मैं बता रहा हूं परफेक्ट क्वेश्चन है, पेपर में टपकने वाला, छपने वाला बेहतरीन सवाल है। इस तरह मेहनत करते रहो, कोई रोक नहीं सकता आपको, बता रहा हूं मैं। पशु परिचर अगर बनना है, आप हल्के में मत लो इस जॉब को, मैं फिर बता रहा हूं, हल्के में मत लो। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, और शुरुआत में इतनी अच्छी जॉब मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा जब आपको गांव वाले डॉक्टर साहब कह के बुलाएंगे ना, तो अलग ही फील आएगा। देखो दूध सफेद होता है, सफेद दूध में प्रोटीन पाया जाएगा, है ना। और कौन सी प्रोटीन होती है दूध में, कैसीन प्रोटीन होती है। आपसे पूछे शर्करा कौन सी होती है, तो शर्करा होती है भैया, यहां पर लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में। उसी प्रकार से प्रोटीन पूछे तो कैसीन प्रोटीन। अब कैसीन प्रोटीन की वजह से ही दोस्तों, कैसीन प्रोटीन की वजह से ही दूध का रंग सफेद होता है, भैंस का दूध का रंग सफेद होता है। तो 14 का जो राइट आंसर है कैसीन प्रोटीन, याद रखना। बकरी का वंश है। अब आपको एक तो सभी जितने भी यहां पर जो है पशु हैं उनके वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए, जो मैंने यूट्यूब पे याद भी करवाए बच्चों को, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे कि बकरी का होता है आपके कैपरा हिरकस, कैपरा हिरकस, ये आपके बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है। तो बकरी का वंश हो गया कैपरा, ओविस, बॉस, गैलस। बॉस तो आपका गाय का है, बॉस इंडिकस, है ना, ये सब, ठीक है। तो यहां पर 15 का जो राइट आंसर है, 15 का। और बुबेलिस आपका भैंस का होता है, ठीक है। अब बकरी की बात करें तो बकरी का यहां पर गैलस हो जाएगा। बकरी का वंश क्या हो जाएगा, गैलस, ठीक है ना। बकरी का वंश क्या हो जाएगा दोस्तों, गैलस हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि बकरी का वंश क्या होता है, गैलस होता है। 15 में ऑप्शन, सॉरी गैलस नहीं, आपका कैपरा, माफी चाहूंगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। गैलस में गलत बता दिया, अभी तो मैं कैपरा हिरकस बता रहा था, नहीं कैपरा हिरकस ही इसका आंसर है, माफी चाहूंगा, कैपरा हिरकस, ठीक है ना। तो यहां पर कैपरा जो है इसका वंश है। सवाल नंबर 14 में आपके कैसीन हो जाएगा, 15 में ऑप्शन है कैपरा, क्योंकि कैपरा हिरकस इसका वैज्ञानिक नाम है, कैपरा हिरकस इसका वैज्ञानिक नाम है, कैपरा इसका वंश है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी पोल्ट्री नस्ल विश्व की सबसे अधिक अंडा देने वाली है, या अंडा उत्पादक नस्ल है। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पोल्ट्री नस्ल विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली है। रेड कॉर्निश, असील, व्हाइट लेगहॉर्न, या कड़कनाथ। अल्टीमेट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 16 में राइट आंसर आपके व्हाइट लेगहॉर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाइट लेगहॉर्न।
लंपी त्वचा रोग किस जानवर में देखा जा सकता है? अब ये तो सबको पता है, राजस्थान में जितने भी स्टूडेंट है सबको पता है कि ज्यादा पुराना वायरस नहीं है ये पहली बात तो लंपी जो स्किन डिजीज है वायरस से होने वाली है, तो इसको हम वायरस जनित रोग कह सकते हैं, यानी इसको एलएसडी कहते हैं। एलएसडी का मतलब होता है आपका जो यहां पर लंपी है, लंपी स्किन जो डिजीज है, लंपी स्किन डिजीज है, और ये किस जानवर में इसको देखा जा सकता है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों, एक तो पशु में भी मतलब सभी में, भैंस में, गाय में, इन सब में देखा जाता है इसको। तो भैंस और गाय में मुख्यतः इसको देखा गया था, स्पेशली गाय में। तो लंपी स्किन डिजीज ये आपके वायरस जनित रोग है, याद रखना है, और त्वचा से संबंधित बीमारी, त्वचा में गांठें पड़ जाती हैं, ये इसके लक्षण है। पहली बार क्लोन से बनने वाली भेड़ का नाम क्या था? समरूपा, गरिमा, डोली, महिमा। देखो भेड़ का तो सबको पता है, डॉक्टर इयान विल्मुट का नाम आप जानते हैं। डॉक्टर इयान विल्मुट ने जो है क्लोन तैयार किया था। काफी बच्चे पूछते हैं सर क्लोन क्या होता है? क्लोन मतलब फोटोकॉपी, कि भाई कोई भी जंतु है, कोई पशु है या कोई जानवर है, सेम टू सेम उसकी प्रतिलिपि बनाना, तैयार करना, उसके आनुवंशिक लक्षण, उसकी जेनेटिक, उसका फिजिकल करेक्ट, मतलब जो दिख रहा है वो सेम टू सेम हो तो उसे हम क्लोन कहते हैं। तो डोली इसका राइट आंसर है। गिर व राठी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। भैंस की नस्ल से, गाय की नस्ल से, बकरी की नस्ल से, या ऊंट की नस्ल से? बताओ आंसर क्या होगा। गिर व राठी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भैंस, गाय, बकरी, ऊंट। बताओ भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गिर व राठी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भैंस की नस्ल, गाय की नस्ल, बकरी की नस्ल, ऊंट की नस्ल। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा गाय की नस्ल। क्या हो जाएगा? गाय की नस्ल। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से गिर व राठी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गाय की नस्ल से संबंधित है। राठी राजस्थान की कामधेनु है, गिर को रेंडा कहते हैं, अजमेरा कहते हैं, आप सभी को पता है। गिर गुजरात ये उत्पत्ति हुई है। भैंस की नस्ल होती है मुर्रा, जाफराबादी, महसाना। बकरी की आपके हैं बारबरी, सिरोही, जमुनापरी, है ना। ऊंट की आपके नाचना ऊंट, ये सब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिस्थितियों में मुर्गियों को रानीखेत रोग के लिए सबसे अधिक अनुकूल पाया गया? निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिस्थितियों में मुर्गियों को रानीखेत रोग के लिए सबसे अधिक अनुकूल पाया गया? अब रानीखेत रोग सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं कि रानीखेत और एक एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, ये पशुओं में, और मुर्गियों में रानीखेत, ये डिजीज तो आएगी। अब रानीखेत भी वायरल ही डिजीज है, ठीक है ना। तो यहां पर सवाल नंबर 20 की अगर हम बात करें तो ये वर्षा ऋतु में, कौन से ऋतु में? वर्षा ऋतु में सबसे अधिक अनुकूल पाया गया है इसको। तो याद रखना कि कौन सी जलवायु में या कौन सी जलवायु परिस्थितियों में मुर्गियों को रानीखेत रोग के लिए सबसे अधिक अनुकूल, तो भाई वर्षा ऋतु में जो है ज्यादा होगा। भेड़ की किस विदेशी नस्ल को फर भेड़ के नाम से जानते हैं? भाई ये अच्छा सवाल है। ये भेड़ की नस्ल है आपकी जो विदेशी है, सफोक, आपके चेवियोट, कराकुल या मेरिनो। 21 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका कराकुल। क्या हो जाएगा? कराकुल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पशु प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है बेहतर विकास, विभिन्न रोगों के लिए बेहतर प्रतिरोध, उत्पादक जीवन में वृद्धि, या उपरोक्त सभी। 22 का उत्तर जो है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक है ना। बेहतर विकास दर, विभिन्न रोगों के लिए बेहतर प्रतिरोध, उत्पादन जीवन में वृद्धि। तो उद्देश्य तो बहुत है, मतलब पशु प्रजनन के जो मुख्य उद्देश्य है उनमें चारों आगे याद रखना। बेहतर विकास दर, विभिन्न रोगों के लिए बेहतर प्रतिरोध, उत्पादन जीवन में वृद्धि, ये लक्ष्य है। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा कि प्रजनन में सक्षम नर बकरी को क्या कहते हैं? मतलब जो प्रजनन करने में सक्षम नर बकरी मतलब बकरा हो गया वो। नर बकरी मतलब क्या हो गया दोस्तों? वो बकरा हो गया। तो क्या कहेंगे उसको? डॉलिंग कहेंगे, बक कहेंगे, कलिंग कहेंगे, या बोर कहेंगे? बताइए। प्रजनन में सक्षम नर बकरी को क्या कहते हैं? बताइए। शानदार जानदार आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। 23 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बक। क्या हो जाएगा? बक, ऑप्शन बी। ठीक है। तो प्रजनन में सक्षम नर बकरी को बक कहते हैं। 23 में आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR, मैं बता रहा हूं 100% एग्जाम में टपकने वाला सवाल है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिकल रिसोर्सेज। अब ये भी आपके हरियाणा करनाल में है। कहां पर है? हरियाणा करनाल में है। और जितने भी आपके नस्लें हैं उनको राष्ट्रीयकृत करने का जो काम करता है वो यही संस्थान करता है। तो आपके NBAGR जो है ये आपके जो है करनाल हरियाणा में ही है, याद रखना। ठीक है ना। 24 का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। नस्लों का राष्ट्रीयकरण कि भाई 212 टोटल वर्तमान में अभी तक जो है नस्ल है, टोटल 212 सभी पशुओं की। नेक्स्ट, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? गर्भवती मवेशियों में गर्भपात का कारण बन जाता है।
जीवाणु जनित रोग की मैंने ट्रिक भी आपको बता रखी है, बाकी मैंने रोग पढ़ा भी रखे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, बाकी एप्लीकेशन पे तो आपको मिल ही जाएगा। देखो एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस, जॉन रोग, फुट एंड माउथ रोग, आपको बताना कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। देखो फुट एंड माउथ डिजीज ये तो होगा नहीं, जॉन रोग, ब्रुसेलोसिस एंड एंथ्रेक्स। 25 का जो राइट आंसर है, देखो बताइए क्या आंसर हो सकता है इनमें से, कौन सा रोग जीवाणु कारण होता है और गर्भवती मवेशियों में गर्भपात कारण बनता है। मतलब जो जीवाणु के कारण होगा पहली बात तो, एंड गर्भवती मवेशियों में गर्भपात का कारण बनता है। क्योंकि भाई एंथ्रेक्स भी वैसे तो जीवाणु से होता है और ब्रुसेलोसिस भी होता है, बट जो गर्भपात का कारण बनता है वो ब्रुसेलोसिस है ना, क्योंकि एंथ्रेक्स भी जीवाणु से होता है ना। तो याद रखना ब्रुसेलोसिस जो है ये आपके गर्भपात का कारण बनता है गर्भवती मवेशियों में, ये याद रखना। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चंस बढ़िया लग रहे हैं, शानदार जानदार क्वेश्चन लग रहे हैं, पेपर में टपकने वाले छपने वाले सवाल हैं। जब आप थ्योरी पढ़ोगे एप्लीकेशन पे तो मजा आ जाएगा। इससे बेस्ट कंटेंट अफोर्डेबल प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज और कल का दिन आपके पास में है, जल्दी करिए दोस्तों, ठीक है ना। नौकरी बैच ओनली 499, पशु परिचर मात्र 399, मतलब 799 का कोर्स 399 में आपको मिल रहा है। जल्दी करिए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मुर्गियों में पैरोसिस की कमी के कारण होता है बोरोन, जस्ता, मैग्नीज, कैल्शियम। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुर्गियों में पैरोसिस की कमी से होता है तो याद रखना, देखो एक तो विटामिन B12 की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी, और एक दोस्तों आपके यहां पर जो है मैग्नीज की कमी। एक तो विटामिन B12, एक मैग्नीज की कमी। तो राइट आंसर क्या है 26 में मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज की कमी से होने वाला रोग है आपका पैरोसिस। कौन सा? पैरोसिस, ठीक है। बाकी ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपके रानीखेत ही पूछा जाएगा मुर्गियों में। तो मैग्नीज की कमी से B12 की कमी याद रखना। नेक्स्ट, प्राणी का गुण होता है जिसकी छाप उनके बच्चों में दिखलाई पड़ती है, वह इतना ही वो अपने माता पिता के सामान्य से अधिक मिलता जुलता हो। भाई मतलब माता पिता जैसे सभी दिखते हैं लेकिन वो कुछ ज्यादा ही दिखता हो, ज्यादा ही उसके गुण हो उसमें, तो उसको बोलते हैं प्रीपोटेंसी। क्या बोलते हैं उसको? प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का मतलब हो गया कि ऐसा प्रीपोटेंसी जो है प्राणी का ऐसा गुण है जिसकी छाप उनके बच्चों में दिखलाई पड़ती है और वह इतना है कि उनके माता पिता के सामान्य से भी ज्यादा वो मिलता जुलता दिखता है। चूजों के बीच चोटों का और मांस भक्षण की बढ़त को रोकने के लिए ऊपरी चोंच के हिस्से को काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब उसकी चोंच को आगे से काट दें। ये सवाल पहले भी आया है और इसका आंसर इसको डीबेकिंग ही कहेंगे। मतलब मुर्गों की चोंच को काटने के लिए उसको उस प्रक्रिया को डीबेकिंग कहेंगे। याद रखना क्या बोलेंगे दोस्तों? डीबेकिंग बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, बकरी की नस्ल का औसत जीवन काल। देखो भाई मैं आपको कुछ औसत जीवन काल बता रहा हूं। तो बकरी के अलावा भैंस का, और भैंस के अलावा गाय का, गाय के अलावा आपके भेड़ का। देखो बकरी का औसत जीवन काल 15 वर्ष है। कितने वर्ष है? 15 वर्ष। भैंस का आपका 20 से 25 वर्ष औसत जीवन काल है। गाय का दोस्तों 20 वर्ष है और इसके अलावा भेड़ का 12 वर्ष है। कितने वर्ष है? 12 वर्ष है। तो सबसे कम भेड़ का, सबसे ज्यादा आपके भैंस का है। तो यहां पर बकरी की नस्ल का औसत जीवन काल 29 का जो राइट आंसर है वो 15 वर्ष होगा, ऑप्शन सी। तो मैंने बकरी का बताया 15 वर्ष होता है एवरेज, इनका लाइफ टाइम जो है, लाइफ साइकिल 15 वर्ष की होती है। एंड यौवनारंभ कब स्टार्ट होता है? तो याद रखना बकरी में स्टार्ट होता है 7 से 10 महीने में। भैंस में यौवनारंभ 24 से 36 महीने के दौरान। गाय में आपके जो है 18 से 24 महीना, और भेड़ में आपके 7 से 10 महीने के दौरान जो है ये यौवनारंभ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आखिरी सवाल, दूध में हंसा टेस्ट उपयोग किया जाता है। कौन सा? हंसा टेस्ट। दूध में हंसा टेस्ट क्यों उपयोग किया जाता है भाई? कि गाय के दूध में भैंस की उपस्थिति, दूध में वनस्पति का पता लगाना, दूध में पानी का पता लगाना, नमक का पता लगाना। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि गाय के दूध में भैंस के दूध की उपस्थिति। कि भाई गाय के दूध में आपने भैंस का दूध मिला दिया तो उसका टेस्ट करने के लिए हंसा टेस्ट किया जाता है। भाई ये भी गजब टेस्ट है। पता लगे आप गाय का दूध लेने गए और आपको भैंस का दूध दे दिया, या भैंस का दूध लेने गए आपको गाय का दे, तो भाई दिक्कत हो जाती है ना, दिक्कत हो जाती है। तो याद रखना ये महत्वपूर्ण 30 सवाल थोड़े कम टाइम में करवा दिए बिकॉज ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चन बढ़िया लगे हैं। याद रखना यहां से काफी सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे यहां से सवाल, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट कोर्स ही परचेज करेंगे और तैयारी शुरू करेंगे। अभी भी समय है, ऑफर चल रहा है, आज का कल का दिन है। 399 आपके पास में, ये 799 का भाई कम करके 399 किया है। इसमें दोनों सेक्शन है, लाइव क्लासेज है, पीडीएफ है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है। तो ऑल दी बेस्ट सभी को, कोर्स को परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।